इससे पहले कि हम उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ें, आपको यह सुझाव बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि इतने साल ये कहां पर छुपा हुआ था। ये एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट लग सकता है, क्योंकि हजारों सालों से आम लोगों का यह विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मन स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य होते हैं, वो कम या फिर बहुत कम मेहनत में भी वो सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मन स्थिति को प्राप्त किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसकी रिसर्च में मेरी 25 सालों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से व्यक्ति धनी कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सत्य बताने जा रहा हूं। सन 1929 में देश के व्यापार मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वो अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय के बाद जैसे ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना शुरू किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसे ही था जैसे कि एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन पर अमल करना शुरू करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी और आप ठीक उस आदमी की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वो सोना बन जाता है। यह आपको असंभव लग रहा है ना? मेरे लिए यह बिल्कुल नहीं है। हम इंसानों की यह कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। वो इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मैंने बचपन में एक डिक्शनरी खरीदी और जानते हो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप भी अपनी जिंदगी से असंभव शब्द को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, क्योंकि सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है। असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। यह किताब उन लोगों के लिए सहायक होगी जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से हटाकर सफलता की ओर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी यह पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को सुनते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वो इस बात को जानते ही नहीं है कि अमीर लोगों की मनःस्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को मात्र संयोग या फिर भाग्य मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। हजारों व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता होता है, और वो लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करते। मैं आपको हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूं जो इस रहस्य को पूरी तरह से रिवील कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध 8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने के लिए तय किया था जिसके एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हों। यह डिजाइन पेपर पर तो बन गया, पर जब इसे प्रैक्टिकली एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन इंजीनियर्स का मानना था कि ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर यह इंजन बनाया ही नहीं जा सकता। फोर्ड ने कहा कि मुझे किसी भी तरह से यह इंजन चाहिए। एक साथ सारे इंजीनियर्स बोल पड़े कि यह तो असंभव है। फोर्ड ने आज्ञा दी और कहा
आप काम करना शुरू कीजिए, चाहे जितना वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक कि सफलता हाथ न लग जाए। इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। 6 महीने बीत गए पर अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर वो पैंतरा अपना लिया था जो वो कर सकते थे, पर सफलता उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि 1 साल बाद भी सफलता कोसों दूर थी, पर अब संभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सभी इंजीनियरों को फिर से बुलाया और कार्य की प्रगति पर पूछा। इस बार फिर से सभी इंजीनियरों ने एक साथ जवाब दिया कि हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाइए, फिर से काम पर लग जाइए, फोर्ड ने आज्ञा दी। हर हाल में मुझे ये इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वो सारे फिर से काम पर लग गए। अब जादू चल गया था, क्योंकि फोर्ड ने इस रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की दृढ़ता एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध कर दिया कि असंभव और दृढ़ता में जीत दृढ़ निश्चय की ही होती है। अब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसीलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उन पर अमल किया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आप भी उसी सफलतम पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान है जो इस समय बिल गेट्स का है। फोर्ड ने उस समय ऐसी कार बनाकर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्रांति ला दी जिससे कि हर किसी के पास अपनी खुद की कार हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी से जुड़े व्यक्तियों के लिए नहीं रह गया है, अब ये हर किसी के ऑफिस की जरूरत हो गया है। स्कूल्स में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने निजी लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर्स की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत मात्र 13 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। सन 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और स्टीव ब्लेमेर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, उनके साथ वो एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। अब वो पूरी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगाए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की जरूरत बन सकता है। उनका यही निश्चित उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना। अपना सबसे मुख्य लक्ष्य हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वो लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार प्रति सुधार करते रहे। सबसे खास बात यह कि उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वो विश्व की सबसे बड़ी दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनकी सहायक उनकी पत्नी मिलिंडा हैं। आप अपने भाग्य के विधाता हो और अपने मन के राजा। जब अंग्रेजी कवि W.C. हेनले ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं और अपने मन का राजा, उन्हें उसी समय हमें यह कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपने भाग्य के निर्माण करने वाले हैं और अपने मन का संचालन करने वाले, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि ये व्योम, पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु या फिर चल रहे हम लोग सभी वस्तुएं ऊर्जा हैं, जो सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र से बंधी हुई हैं, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वो असीम शक्ति
हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होती है और जो हम सोचते हैं उसे हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप में अवतरित करती है। अगर कवि ने इस सत्य का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं। उन्हें यह जोर देकर बताना चाहिए था कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। वो उन विचारों को वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। इससे उसे कोई लेना देना नहीं है कि वो आपके लिए बुरा है या फिर अच्छा। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो वो एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और अपने मन से समान परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को अपनी ओर चुंबक की भांति आकर्षित करता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की भांति काम करना शुरू कर देना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने का विचार पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे। तभी हमारे प्लान्स निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। जैसा कि हेनली कवि थे न कि दार्शनिक, इसी वजह से वो अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उनका अनुसरण करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस अटल सत्य से पर्दा उठने लगा। इस किताब में उन्हीं सब सिद्धांतों का वर्णन है। स्टीवन स्पीलबर्ग एक और इंसान जिन्होंने हम अपने भाग्य के विधाता हैं इस कथन को, इस वाक्य को सही सिद्ध करके एक नई मिसाल कायम की, जो फास्ट फिल्मों के ऑल टाइम महान डायरेक्टर साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म निर्देशन करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही एक पुराने कैमरे से शौकिया तौर पर फिल्में बनाने लगे। स्पीलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी भी बड़ी ही विचित्र कहानी है। एक गाड़ी में बैठकर विजिटर्स को यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा चक्कर घुमाया जाता था। स्पीलबर्ग उसी गाड़ी में छुपकर दो साउंड के बीच में बैठ जाते थे और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वो वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। ऐसे करते हुए दिन बीतते गए और वो लगातार 3 महीनों तक स्टूडियोज जाते रहे। जाते समय पहरेदार से हाथ मिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिलाकर विदा हो जाते। वो हमेशा एक कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस लिए हुए होते थे, जिससे पहरेदारों को यह महसूस हो कि वो गर्मियों की क्लास लेने वाले छात्र हैं। अब तक उन्होंने कुछ डायरेक्टर्स, लेखकों और एडिटर्स से पहचान बना ली थी। यहां तक कि उस बिल्डिंग में एक खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपना नाम छसपा कर दिया और वहां पर बैठने लगे। इसी तरह से एक दिन उनकी वहां के उस समय प्रोडक्शन हेड सिड शीमबर्ग से मुलाकात हो गई। उन्होंने शीमबर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई अपनी फिल्म दिखाई। शीमबर्ग उस फिल्म को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया। उनकी पहली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर अधिक बिजनेस तो नहीं किया, पर इसे क्रिटिक्स का बहुत प्यार मिला। यहां तक कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले। उनको सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉज किताब मिली। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने को तैयार था और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन डायरेक्टर भी मिल गया था। स्पीलबर्ग ये फिल्म खुद बनाना चाहते थे, इसके लिए प्रतिबद्ध थे। जबकि उनकी पिछली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास व्यवसाय नहीं किया था। उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। उन्होंने प्रोड्यूसर से अपनी बात रखी और उस निर्देशक को हटाकर उन्हें फिल्म देने की मांग की। यह कोई आसान काम नहीं था। शुरू से ही कुछ कठिनाइयां थीं। प्रोडक्शन कंगाली के दौर से गुजर रहा था। खैर, जब सन 1975 में जॉज फिल्म रिलीज हुई तो इसे दोहरी सफलता मिली। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और क्रिटिक्स का बहुत प्यार पाया। रिलीज होने के 1 महीने में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में $10 करोड़ की कमाई कर डाली थी, जो उस समय की
सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उसके बाद स्पीलबर्ग ने कई फिल्मों का डायरेक्शन किया। उनमें इंडियाना जोन्स सीरीज, पुरस्कृत द कलर पर्पल और एम्पायर ऑफ द सन शामिल है। कुछ समय पश्चात स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क नामक फिल्म डायरेक्ट की, जो उस समय के इतिहास की सबसे सफल फिल्म थी। यह स्पीलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इसने करोड़ों डॉलर से अधिक की कमाई की थी। स्पीलबर्ग यहीं नहीं रुके, वो अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ बढ़ते गए। उन्होंने और हॉलीवुड के दो और लोगों ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसका नाम ड्रीम वर्क्स था। तो ये तो थी स्पीलबर्ग की कहानी। अब हम सबसे पहले सिद्धांत को सुनने की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपना दिमाग खुला रखिए। आपको याद रहे कि यह सिद्धांत किसी एक आदमी की जिंदगी से नहीं बनाया गया है, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के अनुभवों से बनाया गया है जो गरीबी में पले बढ़े और जिन्हें अधिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई, फिर भी उन्होंने विश्व में अपना परचम फहराया। यह नियम बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आप अमल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें दो ऐसे लोगों की जिंदगियों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े ही अमेजिंग बदलाव किए। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये दोनों ही व्यक्ति मेरे बहुत ही करीब हैं। एक मेरा ऐसा करीबी दोस्त है जिसे मैं 25 सालों से जानता हूं, और दूसरा मेरा बेटा है। इन दो लोगों की शॉक कर देने वाली सफलता में अगले चैप्टर में बताए गए सिद्धांत का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो सुनते रहिए कुकू FM।